नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों के अंतर्गत मार्क्सवादी सिद्धांतों पर बातचीत कर रहे हैं। लास्ट व्याख्यान के अंतर्गत हमने क्रिटिकल थ्योरी पर बातचीत की। उसी व्याख्यान को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर बातचीत करेंगे। लास्ट व्याख्यान में हमने आलोचनात्मक सिद्धांत की उत्पत्ति, फ्रैंकफर्ट स्कूल्स की मान्यताएं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में ज्ञान की राजनीति के बारे में आलोचनात्मक सिद्धांत का दृष्टिकोण और आलोचनात्मक सिद्धांत मुक्तिकारी सिद्धांत के रूप में किस तरीके से कार्य करता है, इसको हमने क्रिटिकल थ्योरी पार्ट 1 के नाम से देखने का प्रयास किया। और आज के व्याख्यान के अंतर्गत क्रिटिकल थ्योरी पार्ट 2 के अंतर्गत हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि आलोचनात्मक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत एक वैकल्पिक राजनीतिक समुदाय की तलाश किस तरीके से करता है। और फिर हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत डायलॉग यानी संवाद की भूमिका पर किस तरीके से बल देता है। और लास्ट में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि आलोचनात्मक सिद्धांत सुरक्षा का जो दृष्टिकोण है उस पर अपनी बात किस तरीके से रखता है। लास्ट व्याख्यान में हमने ये देखा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सिद्धांतकार है, क्रिटिकल थ्योरिस्ट है, जिसका नाम रॉबर्ट कॉक्स और एंड्रयू लिंकलेटर है। रॉबर्ट कॉक्स जिसे हम नवग्रामशीवादी सिद्धांतकार के नाम से भी जानते हैं, हमने नवग्रामशीवाद के अंतर्गत रॉबर्ट कॉक्स का जो योगदान है उसको विस्तृत रूप से जानने का प्रयास किया। दूसरी तरफ रॉबर्ट कॉक्स ये क्रिटिकल थ्योरिस्ट भी है, आलोचनात्मक सिद्धांतकार भी है। तो हमने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत रॉबर्ट कॉक्स का जो सिद्धांतों का वर्गीकरण है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी और क्रिटिकल थ्योरी के रूप में, उसको भी देखने का प्रयास किया। दूसरा जो महत्वपूर्ण विद्वान है क्रिटिकल थ्योरिस्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, वो है एंड्रयू लिंकलेटर। इसको भी आज हम इसके विचारों को विस्तृत रूप से जानने का इस व्याख्यान के अंतर्गत प्रयास करेंगे। आलोचनात्मक सिद्धांतकार मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत एक वैकल्पिक राजनीतिक समुदाय की तलाश करने का प्रयास करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्रिटिकल जो थ्योरी है वो ये देखने का प्रयास करती है कि राजनीतिक समुदाय को किस तरीके से पुनर्जीवित किया जाए और एक वैकल्पिक राजनीतिक समुदाय की खोज किस तरीके से की जाए। तो हम यहाँ पर यह देखने का प्रयास करते हैं कि जो एंड्रयू लिंकलेटर जो क्रिटिकल थ्योरिस्ट का महत्वपूर्ण एक विद्वान है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जब राजनीतिक समुदाय के ऊपर पुनर्विचार करता है तो वो दो तरीकों से पुनर्विचार करने का प्रयास करता है। पहला जो उसका दृष्टिकोण है वो उसके अंतर्गत जो वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम है, वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम का मतलब यहाँ संप्रभु राज्य से, क्योंकि संप्रभु राज्य आधुनिक राज्य की अवधारणा 1648 की वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से ही उभर कर आई। तो पहला दृष्टिकोण एंड्रयू लिंकलेटर का ये है कि वो ये देखने का प्रयास करता है कि संप्रभु राज्य किस तरीके से असमानता को बढ़ावा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत प्रभुत्व के तरीकों का किस तरीके से बढ़ावा देते हैं, इसका विश्लेषण करने का एंड्रयू लिंकलेटर प्रयास करता है। और दूसरा जो एंड्रयू लिंकलेटर का दृष्टिकोण है वो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसके अंतर्गत वो राजनीतिक समुदाय के वैकल्पिक रूपों पर पुनर्विचार करने का प्रयास करता है। यानी एंड्रयू लिंकलेटर आलोचनात्मक सिद्धांतकार के रूप में यह देखने का प्रयास करता है कि मुक्ति पर आधारित राजनीतिक समुदाय के वैकल्पिक रूपों की कैसे तलाश की जाए, जहां किसी प्रकार का शोषण नहीं हो, किसी प्रकार का प्रभुत्व नहीं हो, किसी प्रकार की अपराधीनता नहीं हो और किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो। इस तरह की वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था की तलाश करने का एंड्रयू लिंकलेटर जैसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार प्रयास करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्रिटिकल थ्योरी के माध्यम से। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि आलोचनात्मक सिद्धांतकार राजनीतिक समुदाय पर किस तरीके से पुनर्विचार करते हैं। इसको हम 3 आयामों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला आयाम नॉर्मेटिव डायमेंशन, मानपरक आयाम। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि राज्य किस तरीके से विशिष्टवाद को बढ़ावा देता है, सामाजिक बहिष्कार को बढ़ावा देता है, समाज के अंतर्गत किस तरीके से नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच में
मन मुटाव को बढ़ावा देता है, नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच में किस तरीके से राज्य यानी संप्रभु राज्य किस तरीके से खाई पैदा करता है, इसको हम नॉर्मेटिव तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा आयाम समाजशास्त्रीय आयाम, इस आयाम के अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि राज्य का विकास समाज के अंतर्गत किस तरीके से होता है, राज्य सामाजिक व्यवस्था से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसको हम समाजशास्त्रीय आयाम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा आयाम उद्देश्यपरक आयाम प्रेक्सोलॉजिकल डायमेंशन है। इसके अंतर्गत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आलोचनात्मक जो सिद्धांतकार है वो एक वैकल्पिक राजनीतिक समुदाय, वैकल्पिक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक समुदाय की तलाश किस तरीके से करता है। तो हम 3 आयामों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आलोचनात्मक सिद्धांतकार जो राजनीतिक समुदाय के ऊपर पुनर्विचार करते हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहला आयाम नॉर्मेटिव डायमेंशन, मानपरक आयाम, नैतिक विशेषवाद की आलोचना एवं सामाजिक बहिष्करण। यहाँ नॉर्मेटिव डायमेंशन के माध्यम से आलोचनात्मक जो सिद्धांतकार है वो नैतिक विशेषवाद की आलोचना करते हैं और यह देखने का प्रयास करते हैं कि नैतिक विशेषवाद के माध्यम से संप्रभु राज्य किस तरीके से सामाजिक बहिष्करण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इसको हम इस आयाम के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो प्रमुख दार्शनिक मान्यताएं हैं, उन दार्शनिक मान्यताओं के अंतर्गत एक बात जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आधुनिक राज्य को, संप्रभु राज्य को राजनीतिक समुदाय का एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। लेकिन क्रिटिकल जो थ्योरिस्ट है वो इस आधुनिक राज्य की आलोचना करते हैं, इस वेस्टफेलियन स्टेट की आलोचना करते हैं और इसको नैतिक विशेषवाद के रूप में देखते हैं और इस नैतिक विशेषवाद की दार्शनिक तरीके से आलोचना करने का प्रयास करते हैं। यहाँ नैतिक विशेषवाद का क्या अभिप्राय है? यहाँ नैतिक विशेषवाद का अभिप्राय आधुनिक राज्य के जो विशेष कार्य है उनसे संबंधित अवधारणा नैतिक विशेषवाद की अवधारणा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आधुनिक राज्य क्या करता है, आधुनिक राज्य अपनी जो सीमाएं होती है उन सीमाओं के अंतर्गत जो उनसे जुड़े हुए नागरिक है उन नागरिकों के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करता है और अपनी संप्रभुता पर बल देता है, अपने क्षेत्र पर बल देता है, राष्ट्रीयता के ऊपर बल देता है और बाकी जो मानवता है उस मानवता की अवहेलना करता है, गैर नागरिकों की अवहेलना करता है। यानी जो पर्टिकुलर सीमाओं के अंतर्गत है उन्हीं नागरिकों के कल्याण से संबंधित, उन्हीं नागरिकों के जो कार्य है उनसे संबंधित ही संप्रभु राज्य कार्य करता है। तो संप्रभु राज्य को, आधुनिक राज्य को हम एक विशेष समुदाय के रूप में देखते हैं। इसी को ही क्रिटिकल थ्योरिस्ट नैतिक विशेषवाद के रूप में जानते हैं और इस नैतिक विशेषवाद की दार्शनिक आलोचना करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आधुनिक राज्य है वो नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच में भेद करता है, नागरिकों और बाकी मानवता के बीच में भेद करता है और किस तरीके से वो नागरिकों का पक्ष लेता है। तो इस तरह का जो व्यवस्थित विश्लेषण है नैतिक विशेषवाद की दार्शनिक आलोचना से संबंधित व्यवस्थित रूप से सर्वप्रथम विश्लेषण करने का प्रयास एंड्रयू लिंकलेटर अपनी पुस्तक मैन एंड सिटीजन 1990 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत एंड्रयू लिंकलेटर ने आधुनिक राज्य की दार्शनिक आलोचना नैतिक विशेषवाद के रूप में की है। इस पुस्तक के अंतर्गत एंड्रयू लिंकलेटर ये कहता है कि किस तरीके से आधुनिक राजनीतिक विचारों के द्वारा राज्य को के जो वास्तव में मानवता के प्रति कर्तव्य होने चाहिए थे, गैर नागरिकों के प्रति जो कर्तव्य होने चाहिए थे, उनको किस तरीके से अलग कर दिया गया और राज्य के द्वारा केवल नागरिकों का ही पक्ष लिया गया और बाकी जो मानवता है उसको नागरिकों से अलग कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया किस तरीके से संचालित होती है, इसको एंड्रयू लिंकलेटर अपनी पुस्तक मैन एंड सिटीजन्स के अंतर्गत विश्लेषण करने का प्रयास करता है। एंड्रयू लिंकलेटर इस पुस्तक के अंतर्गत ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जब हम
राज्यों के संबंध में देखते हैं, संप्रभु राज्य के संबंध में देखते हैं, तो संप्रभु राज्य हमेशा नागरिकों का ही पक्ष लेता है। बाकी जो पुरुष बसते हैं यानी जो बाकी मानव बसते हैं उनके पक्ष में राज्य कभी अपना फैसला नहीं देता है। तो एंड्रयू लिंकलेटर इस पुस्तक के अंतर्गत ये समझाने का प्रयास करता है कि संप्रभु राज्य के अंतर्गत जब भी कोई मानव और नागरिकों के बीच यानी नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच में जब भी कोई तनाव होता है, जब भी कोई विवाद होता है, तो राज्य किसका पक्ष लेता है? राज्य हमेशा अपने नागरिकों का ही पक्ष लेता है। राज्य उस विशेष संप्रभु राज्य के सदस्यों के पक्ष में ही अपना फैसला देता है। बाकी जो मानवता है, बाकी जो गैर नागरिक है यानी जो आउटसाइडर है, उसके पक्ष में संप्रभु राज्य कभी अपना फैसला नहीं देता। तो नैतिक विशेषवाद के माध्यम से एंड्रयू लिंकलेटर ये समझाने का प्रयास करता है कि राज्य हमेशा अपने नागरिकों का ही पक्ष लेता है, और जब बात कर्तव्यों की आती है, जब बात अधिकारों की आती है, तब वो केवल और केवल अपने नागरिकों के पक्ष में ही खड़ा रहता है। बाकी मानवता के पक्ष में राज्य कभी खड़ा नहीं रहता। तो एंड्रयू लिंकलेटर ये कहता है कि यह प्रक्रिया कैसे संचालित हुई? यह प्रक्रिया एंड्रयू लिंकलेटर के अनुसार आधुनिक राजनीतिक विचारों के माध्यम से संचालित हुई, वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम के माध्यम से संचालित हुई। तो एंड्रयू लिंकलेटर इस पुस्तक के अंतर्गत नैतिक विशेषवाद की दार्शनिक तरीके से आलोचना करने का प्रयास करता है कि नागरिकों को गैर नागरिकों से किस तरीके से संप्रभु राज्य के अंतर्गत अलग कर दिया जाता है, और फैसला हमेशा संप्रभु राज्य के अंतर्गत नागरिकों के पक्ष में ही दिया जाता है। जब बात अधिकारों और कर्तव्यों की आती है, तब ऐसे अधिकार और कर्तव्य नागरिकों के पक्ष में ही झुके हुए होते हैं। बाकी मानवता के पक्ष के अंतर्गत इनका कोई लेना देना नहीं होता है। सार्वभौमिकवाद और विशिष्टवाद, ये दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। एंड्रयू लिंकलेटर यहाँ पर सार्वभौमिकवाद का समर्थक है और विशिष्टवाद का आलोचक है। सार्वभौमिकवाद की अगर हम अवधारणा देखें तो ये अवधारणा, इसके जो बीज है वो इमैनुअल कांट के अंतर्गत, इमैनुअल कांट के जो विचार है उसके अंतर्गत लिंकलेटर खोजने का प्रयास करता है। हालांकि सार्वभौमिकवाद की अवधारणा इससे पहले भी देखी जा सकती है। जब हम स्टोइक क्रिश्चियन दर्शन की बात करते हैं, प्राकृतिक कानून की अवधारणा की बात करते हैं, उसके अंतर्गत भी सार्वभौमिकवाद की, यूनिवर्सलिज्म की अवधारणा को देखा जा सकता है। सार्वभौमिकवाद की अवधारणा क्या कहती है? सार्वभौमिकवाद की अवधारणा है वो एक सार्वभौमिक व्यवस्था के अंतर्गत अपना विश्वास रखती है। सार्वभौमिक स्वतंत्रता, मानवता, सार्वभौमिक न्याय की अवधारणा के अंतर्गत विश्वास रखती है। यह अवधारणा किसी पर्टिकुलर स्टेट से जुड़ी हुई नहीं रहती, बल्कि यह अवधारणा संपूर्ण मानव समुदाय से जुड़ी हुई होती है, और इसका यह मानना है कि स्वतंत्रता, न्याय ये संपूर्ण मानव समुदाय को प्राप्त होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ विशिष्टवाद की जो अवधारणा है वो एक विशिष्ट राज्य से जुड़ी हुई होती है, विशिष्ट संप्रभु राज्य के नागरिकों तक ही अपना ध्यान केंद्रित करती है। इसके अंतर्गत नागरिकों के अलावा बाकी जो मानवता का हिस्सा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। यानी विशिष्टवाद की अवधारणा के अंतर्गत विशिष्ट संप्रभु राज्य के नागरिकों के कर्तव्यों, अधिकारों, स्वतंत्रता इनकी बात की जाती है, बाकी मानवता की कोई बात नहीं की जाती। जबकि सार्वभौमिकतावाद है वो विशिष्टवाद का विपरीत रूप है, जिसके अंतर्गत सभी मानव समुदाय के लिए, संपूर्ण मानव समुदाय के सदस्यों के लिए यानी मानवता के लिए स्वतंत्रता और न्याय का समर्थन किया जाता है। तो एंड्रयू लिंकलेटर ये कहता है कि जब हम प्रबोधन की परंपरा के अंतर्गत इमैनुअल कांट के विचारों को देखते हैं, तो इमैनुअल कांट की जो फिलॉसफी है उसके अंतर्गत सार्वभौमिकतावाद की अवधारणा को देखा जा सकता है। इमैनुअल कांट यहाँ पर, लिंकलेटर यहाँ पर इमैनुअल कांट के विचारों से काफी प्रभावित है, और लिंकलेटर ये कहता है कि इमैनुअल कांट की जब हम फिलॉसफी को देखते हैं तो इमैनुअल कांट ने परपेचुअल पीस की बात की, इस अंतरराष्ट्रीय समुदाय की बात की, जिसके माध्यम से शांति स्थापित की जा सकती है, न्याय स्थापित किया जा सकता है। लेकिन लिंकलेटर ये कहता है कि समय के साथ में प्रबोधन के अंतर्गत भी कई ऐसे विचारक हुए, कई ऐसे आधुनिक विचारक हुए जिन्होंने इमैनुअल कांट के विचारों को
किनारे कर दिया और वस्तुनिष्ठता की अवधारणा पर बल दिया। और ये वस्तुनिष्ठता की अवधारणाएं 20वीं शताब्दी के अंतर्गत और ज्यादा हावी हुई और सार्वभौमिकवाद का जो आइडिया था, यूनिवर्सलिज्म का जो आइडिया था, उसको धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। यहाँ पर एंड्रयू लिंकलेटर ये कहता है कि ये सार्वभौमिकतावाद की जो अवधारणा थी, इसको शीत युद्ध की शुरुआत के साथ और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत यथार्थवाद की प्राधान्यता के साथ निरंतर हाशिए पर धकेल दिया गया और सार्वभौमिकतावाद की जो अवधारणा थी उसका स्थान धीरे धीरे विशिष्टवाद की अवधारणा ने ले लिया, संप्रभु राज्य की अवधारणा ने ले लिया। तो इमैनुअल कांट की जो फिलोसॉफी थी, इमैनुअल कांट के अनुसार एक सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थापना होनी चाहिए जिसके माध्यम से परपेचुअल पीस है वो स्थापित की जा सकती है, निरंतर शांति स्थापित की जा सकती है। इस अवधारणा को धीरे धीरे शीत युद्ध की शुरुआत के साथ और यथार्थवाद की प्राधान्यता के साथ निरंतर हाशिए पर धकेल दिया गया। अब एंड्रयू लिंकलेटर क्या प्रयास करता है? यहाँ पर एंड्रयू लिंकलेटर इमैनुअल कांट जैसे जो सार्वभौमिकतावाद के समर्थक विद्वान है, उसी नैतिक तर्क के आधार पर राजनीतिक दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है, वेस्टफैलियन स्टेट सिस्टम का विरोध करता है और एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास करता है जिसके अंतर्गत न्यायो जो शोषण रहित हो, उसके अंतर्गत किसी प्रकार का शोषण नहीं हो, किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो, किसी प्रकार का प्रभुत्व और पराधीनता नहीं हो। इस तरह का पोस्ट वेस्टफैलियन स्टेट सिस्टम तलाशने का प्रयास है वो लिंकलेटर अपने इस नॉर्मेटिव तरीके से माध्यम से करने का प्रयास करता है। इमैनुअल कांट के विचारों से लिंकलेटर बहुत ज्यादा प्रभावित है और इमैनुअल कांट की फिलोसॉफी के अंतर्गत हम इस नॉर्मेटिव डायमेंशन को और ज्यादा विस्तृत तरीके से समझ सकते हैं। इमैनुअल कांट का ये कथन था कि युद्ध निर्विवाद रूप से पृथक एवं स्वार्थी राजनीतिक इकाइयों से मानव जाति को अलग करने के लिए होते हैं। इमैनुअल कांट यहाँ क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं? इमैनुअल कांट ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि राजनीतिक इकाइयां युद्ध के माध्यम से नागरिकों को मानव जाति से अलग करने के लिए होते हैं। यानी युद्ध के माध्यम से, संप्रभु राज्य की अवधारणा के माध्यम से नागरिकों को मानवता के बाकी हिस्सों से अलग करने का प्रयास किया जाता है। तो ये किस तरह की फिलोसॉफी है? ये एक तरह की नैतिक विशेषवाद की फिलोसॉफी है जिसके माध्यम से राज्य है वो मानवता के प्रति जो अपने कर्तव्य है, मानवता के प्रति जो अपने अधिकार है, उनसे अपने आप को अलग कर लेता है। तो लिंकलेटर ये कहता है कि जो संप्रभु राज्य है वो संप्रभु राज्य एक सीमित नैतिक समुदाय के रूप में है और ये संप्रभु राज्य एक विशिष्ट राजनीतिक समुदाय के रूप में समाज के अंतर्गत लोगों के बीच में यानी नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच में मन मुटाव की स्थिति पैदा करता है। संप्रभु राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हमेशा युद्ध की संभावना को बढ़ावा देता है और सामाजिक बहिष्कार की ओर ले जाता है, यानी मानवता को संप्रभु राज्य से अलग कर देता है। मानवता को नागरिकों से अलग करने का कार्य कौन करता है? संप्रभु राज्य की जो अवधारणा है, आधुनिक राज्य की जो अवधारणा है, जो कि वेस्टफैलियन स्टेट सिस्टम्स पर आधारित है, यह एक तरीके से सीमित नैतिक समुदाय है जो कि अपने नागरिकों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करती है, मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का किसी प्रकार से निर्वहन नहीं करती। तो इस तरीके से एंड्रयू लिंकलेटर है वो नैतिक विशेषवाद के माध्यम से संप्रभु राज्य की अवधारणा का, संप्रभु राज्य यानी आधुनिक राज्य की आलोचना करने का प्रयास या नॉर्मेटिव डायमेंशन के माध्यम से करता है। एंड्रयू लिंकलेटर ये कहता है कि संप्रभु राज्य की समस्या यह है कि यह एक सीमित नैतिक समुदाय है जिसके अंतर्गत संप्रभु राज्य वी और देम यानी हम और वे के मध्य कठोर सीमाएं तोपकर हिंसक संघर्षों को बढ़ावा देता है। यहाँ पर लिंकलेटर ये कह रहा है हम का मतलब यहाँ किससे है? हम का मतलब यहाँ पर नागरिकों से है, देम वे का मतलब यहाँ पर गैर नागरिकों से है, नॉन सिटीजन आउटसाइडर से है। यहाँ पर लिंकलेटर ये कहता है कि संप्रभु राज्य एक सार्वभौमिक नैतिक समुदाय नहीं है बल्कि एक सीमित नैतिक समुदाय के रूप में कार्य करता है। ये नागरिकों और मानवता के मध्य अंतर करके इनके बीच में कठोर सीमाएं थोपकर
इन दोनों के मध्य हिंसक संघर्षों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। और इस तरीके से लिंकलेटर कहता है कि संप्रभु राज्य सामाजिक बहिष्कार का एक महत्वपूर्ण रूप है और यह संप्रभु राज्य सार्वभौमिक न्याय और मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। संप्रभु राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था और बाजार पूंजीवाद की आर्थिक व्यवस्था, ये दोनों ही सामाजिक बहिष्करण के ही रूप है। संप्रभु राज्य और बाजार आधारित पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था दोनों ही विशिष्ट वर्गों के हितों का ही प्रदर्शन करते हैं, सामान्य वर्ग के हितों का प्रदर्शन यहाँ पर ये नहीं करते। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि संप्रभु राज्य और बाजार आधारित पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था दोनों ही नागरिकों के पक्ष में और नागरिकों के अंतर्गत भी पूंजीवादी जो वर्ग है उसके हितों का ही प्रदर्शन करने का ये प्रयास करते हैं। आलोचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत यहाँ पर अनियंत्रित विशिष्टवाद के खतरों को रेखांकित करता है। अब तक हमने ये इस डायमेंशन के अंतर्गत ये समझने का प्रयास किया कि नैतिक विशेषवाद के माध्यम से एंड्रयू लिंकलेटर ये समझाने का प्रयास करता है कि संप्रभु राज्य नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच में विभेद करके गैर नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर देता है और संप्रभु राज्य केवल नागरिकों के अधिकारों की ही बातचीत करता है। तो क्रिटिकल जो थ्योरिस्ट है, आलोचनात्मक जो सिद्धांतकार है, वो नैतिक विशेषवाद के रूप में ही संप्रभु राज्य को देखते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि संप्रभु राज्य किस तरीके से नैतिक विशेषवाद के माध्यम से नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच में खाई पैदा करके गैर नागरिकों के जो अधिकार है उनसे गैर नागरिकों को वो वंचित कर देता है और केवल नागरिकों के अधिकारों की ही बात करता है। तो इस तरीके से नॉर्मेटिव डायमेंशन के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि आलोचनात्मक जो सिद्धांतकार है, क्रिटिकल जो थ्योरिस्ट है, वो संप्रभु राज्य की आलोचना करते हैं, वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम है उसकी आलोचना करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम है वो अन्याय पर आधारित, शोषण पर आधारित, प्रभुत्व पर आधारित और पराधीनता पर आधारित एक व्यवस्था है। दूसरा आयाम समाजशास्त्रीय आयाम। समाजशास्त्रीय आयाम के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आलोचनात्मक सिद्धांतकार राज्य, सामाजिक शक्तियां और विश्व व्यवस्था के मध्य जो संबंध है उनका समाज के दृष्टिकोण से किस तरीके से विश्लेषण करता है। आधुनिक राज्य और राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास का विश्लेषण समाजशास्त्रीय आयाम के माध्यम से समझा जा सकता है। आलोचनात्मक सिद्धांतकार जो यथार्थवादियों ने दावा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो अराजकता की स्थिति है और इस अराजकता की स्थिति के अंतर्गत राज्यों की जो स्वयं से संबंधित गतिविधियां हैं, जो सेल्फ से संबंधित गतिविधियां हैं, वो प्राकृतिक और अनिवार्य हैं। आलोचनात्मक सिद्धांतकार इस दावे का खंडन करते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांतकारों का मानना है कि यथार्थवाद जब इस तरीके का दावा करता है तब वो किसी के हितों से जुड़ा हुआ होता है और इसके पीछे किसी न किसी कोई न कोई एक उद्देश्य होता है, क्योंकि यथार्थवादियों ने यह समझने का प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जब राजनीति को समझने का प्रयास किया जाता है, जब राज्यों के कार्यों को समझने का प्रयास किया जाता है, तब उसको एक स्वायत्त रूप से समझा जा सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वायत्त रूप में समझने का यथार्थवादियों ने प्रयास किया। राज्य और समाज को अलग अलग करके देखा। राज्य की जब भूमिका को समझने का प्रयास किया यथार्थवादियों ने, तब उसको समाज से जोड़कर यथार्थवादियों ने नहीं देखा। इस बात का आलोचनात्मक सिद्धांतकार है वो खंडन करता है। आलोचनात्मक सिद्धांतकारों का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जितने भी करता है एजेंट्स है, संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर है, इनका विकास, इनकी उत्पत्ति समाज और इतिहास के संदर्भ में ही हुई है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कर्ताओं की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचनाओं की बात करें, तब हमें यह भी देखना चाहिए कि इनका विकास किस तरह की सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ, किस तरह से इनका ऐतिहासिक निर्माण हुआ। इन बातों को भी हमें विश्लेषण के अंतर्गत ध्यान में रखना चाहिए। रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार प्रत्येक प्रकार की जो संरचनाएं हैं वो सामाजिक रूप से ही निर्मित होती है,
क्योंकि संरचनाएं सामाजिक दुनिया का ही हिस्सा है और इस सामाजिक दुनिया के अंतर्गत ही इन संरचनाओं का निर्माण होता है। ये संरचनाएं और कर्ता कोई भौतिक वस्तुएं नहीं है। जिस तरीके का विश्लेषण यथार्थवादियों ने इनका भौतिक वस्तुओं के रूप में किया, वैज्ञानिक सिद्धांतकारों ने संरचनाओं को वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया, उसका रॉबर्ट कॉक्स जैसे विद्वान, क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो विद्वान है, वो उसका खंडन करते हैं। लिंकलेटर की अवधारणा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। लिंकलेटर की अवधारणा बंधित समुदायों का ऐतिहासिक समाजशास्त्र, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी ऑफ बाउंडेड कम्युनिटीज। इसका क्या मतलब है? लिंकलेटर इस बंधित समुदायों का ऐतिहासिक समाजशास्त्र की अवधारणा के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है कि संप्रभु राज्य का भी विकास समाज के परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हुआ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हुआ है। तो हमें संप्रभु राज्य की अवधारणा को भी ये समाज के संदर्भ में ही देखना चाहिए। समाज से अलग करके संप्रभु राज्य की जो संप्रभु समुदाय है उनकी भूमिकाओं को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि संप्रभु राज्य हमेशा समाज से जुड़ा हुआ होता है, सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक प्रकार की जो संरचनाएं हैं उनका विकास सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के माध्यम से ही होता है। इस अवधारणा को एंड्रयू लिंकलेटर बंधित समुदायों का ऐतिहासिक समाजशास्त्र के नाम से जानने का ये प्रयास करता है और इस अवधारणा के माध्यम से ये संप्रभु राज्य की जो समाज के संदर्भ में भूमिका है, समाज के संदर्भ में इसकी जो उत्पत्ति होती है, उसका विश्लेषण करने का एंड्रयू लिंकलेटर प्रयास करता है। एंड्रयू लिंकलेटर ने अपनी पुस्तकों बियॉन्ड रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, ये पुस्तक भी 1990 के अंतर्गत प्रकाशित हुई और इसकी जो तीसरी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये पुस्तक 1998 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। एंड्रयू लिंकलेटर अपनी इन दो पुस्तकों के माध्यम से राजनीतिक समुदायों का किस तरीके से तर्क संगत प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्माण किया जाता है, या राजनीतिक समुदाय की सीमाएं तर्क संगत प्रक्रियाओं के माध्यम से किस तरीके से निर्धारित होती है, उनका विश्लेषण करने का एंड्रयू लिंकलेटर अपनी इन पुस्तकों के अंतर्गत प्रयास करता है। एंड्रयू लिंकलेटर कहता है कि प्रत्येक राजनीतिक समुदाय की सीमाएं हैं 4 तर्क संगत प्रक्रियाओं के माध्यम से, फॉर रैशनलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से आकार ग्रहण करती है। और ये 4 तर्क संगत प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? तो लिंकलेटर के अनुसार ये 4 तर्क संगत प्रक्रियाएं राज्य निर्माण, स्टेट बिल्डिंग, यानी राज्य का निर्माण समाज के अंतर्गत किस तरीके से होता है, पहला बिंदु यह है। दूसरी जो तर्क संगत प्रक्रिया है वो है भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, यानी राज्य जो है वो भू राजनीति को लेकर, यानी भूगोल को लेकर, भू क्षेत्रीयता को लेकर आपस में विरोधाभास रखते हैं, आपस में प्रतिद्वंदिता रखते हैं। इसके माध्यम से भी राज्य की सीमाओं का निर्धारण होता है। तीसरा जो तत्व है वो है पूंजीवादी औद्योगिकरण, यानी जो आधुनिक संप्रभु राज्य है उसकी बुनियाद किस पर टिकी हुई है? पूंजीवादी औद्योगिकरण पर ही टिकी हुई है। और चौथा नैतिक व्यवहारिक शिक्षा, संप्रभु राज्य के द्वारा हमेशा संप्रभुता का समर्थन किया जाता है, नागरिकता का समर्थन किया जाता है, राष्ट्रीयता का समर्थन किया जाता है। तो एंड्रयू लिंकलेटर के अनुसार ये 4 तर्क संगत प्रक्रियाएं हैं, रैशनलाइजेशन प्रोसेस है, राज्य निर्माण, भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, पूंजीवादी औद्योगिकरण और नैतिक व्यवहारिक शिक्षा। इन 4 तर्क संगत प्रक्रियाओं के माध्यम से ही विशिष्ट राजनीतिक समुदाय की सीमाओं का निर्धारण होता है। एंड्रयू लिंकलेटर इस विश्लेषण को और आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और एंड्रयू लिंकलेटर ये कहता है कि इन 4 तर्क संगत प्रक्रियाओं के माध्यम से आधुनिक राज्य 5 एकाधिकार शक्तियां प्राप्त करता है, 5 मोनोपोली पावर प्राप्त कर लेता है और इन 5 मोनोपोली पावर के ऊपर वह संप्रभु राज्य अपना अविभाज्य, अहस्तांतरणीय और विशिष्ट अधिकारों के रूप में दावा करता है। और ये 5 मोनोपोली पावर्स कौन कौन से हैं जो कि राज्य रैशनलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से हासिल करता है? उसके अंतर्गत है हिंसा के वैधानिक साधनों पर एकाधिकार स्थापित करने का राज्य का अधिकार, यानी राज्य का जिस क्षेत्र पर दावा होता है उस क्षेत्र के अंतर्गत हिंसा के जितने भी वैधानिक साधन हैं, जैसे जेल, पुलिस, न्यायालय, इन पर राज्य अपना एकाधिकार स्थापित करने का अधिकार रखता है। दूसरा, इस क्षेत्र के अंतर्गत राज्य टैक्स का विशिष्ट अधिकार रखता है। इस क्षेत्र के निवासियों से राज्य
टैक्स प्राप्त करने का विशिष्ट अधिकार रखता है, टैक्स प्राप्त कर सकता है। और इस समुदाय के अंतर्गत रहने वाले नागरिकों से उस राज्य के प्रति राजनीतिक निष्ठा की मांग का अधिकार रखता है, यानी नागरिकों से यह अपेक्षा रखता है कि नागरिक संप्रभु राज्य के प्रति अपनी अविभाज्य राजनीतिक निष्ठा रखे, यानी जिस राज्य का उन पर अधिकार है उसके प्रति ही वहां के नागरिकों की निष्ठा हो, दूसरे गैर नागरिकों के प्रति, दूसरे राज्यों के प्रति नागरिकों की निष्ठा नहीं हो। चौथा तत्व यह है कि नागरिकों के बीच जो भी विवाद होते हैं उनका सुलझाने का एकमात्र अधिकार भी उस संप्रभु राज्य का ही होता है। और जब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अधिकारों और प्रतिनिधित्व के विषय की, तब वहां पर प्रतिनिधित्व करने का जो एकमात्र अधिकार है वो भी संप्रभु राज्य के पास में ही होता है। तो इस तरीके से 4 रैशनलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से 5 एकाधिकार शक्तियां संप्रभु राज्य प्राप्त कर लेता है। और इन तत्वों को मिलाकर के संपूर्ण जो ये 5 मोनोपोली पावर और 4 रैशनलाइजेशन प्रोसेस है, इनको एंड्रयू लिंकलेटर आधुनिक राज्य की सर्वाधिकारी परियोजना के रूप में जानता है, टोटलाइजिंग प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट के रूप में जानता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर एंड्रयू लिंकलेटर का यह है कि जो आधुनिक राज्य है, आधुनिक संप्रभु राज्य है, इसकी बुनियाद किस पर है? इसकी बुनियाद टिकी हुई है सर्वाधिकारी परियोजना के ऊपर, यानी मोनोपोली पावर के ऊपर इसकी बुनियाद टिकी हुई होती है। और संप्रभु राज्य का ही इन 5 शक्तियों पर एकाधिकार होता है। तो इस तरीके से वेस्टफेलियन जो स्टेट सिस्टम है, उस वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम का विकास एंड्रयू लिंकलेटर समझाने का प्रयास करता है। और मॉडर्न जो स्टेट सिस्टम है, इस मॉडर्न स्टेट सिस्टम को एंड्रयू लिंकलेटर टोटलाइजिंग प्रोजेक्ट सर्वाधिकारवादी परियोजना के रूप में जानता है, क्योंकि संप्रभु राज्य ही इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। और इन संप्रभु शक्तियों का इस्तेमाल जब राज्य करता है तब वो अपने विशिष्ट नागरिकों के संदर्भ में ही करता है। बाकी मानवता के हिस्से से संप्रभु राज्य है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण तरीके से नहीं कर पाता है। रॉबर्ट कॉक्स ने भी इस समाजशास्त्रीय आयाम का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। रॉबर्ट कॉक्स का हमने आर्टिकल्स देखा पहले 1981 में जो प्रकाशित हुआ, सोशल फोर्सेज, स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर। यह 1981 के अंतर्गत रॉबर्ट कॉक्स का जो आर्टिकल प्रकाशित हुआ, इसी आर्टिकल के अंतर्गत रॉबर्ट कॉक्स ने नवग्रामशीवाद को भी समझाने का प्रयास किया। रॉबर्ट कॉक्स इस आर्टिकल के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है कि अगर हमें वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को समझना है तो हमें वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक शक्तियों को समझना होगा, राज्यों को समझना होगा और वैश्विक व्यवस्था को समझना होगा। ये 3 तरह की शक्तियां हैं जिसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत अंतरक्रियाएं होती है। रॉबर्ट कॉक्स कहता है कि सोशल फोर्सेज यानी सामाजिक शक्तियों का निर्धारण है वो उत्पादन के द्वारा होता है, अर्थव्यवस्था के द्वारा होता है। और दूसरी तरफ जो वर्ल्ड ऑर्डर्स है यानी वैश्विक व्यवस्था है, इसका निर्धारण है वो स्टेट सिस्टम के द्वारा होता है, राज्यों की प्रणाली के द्वारा, और वर्ल्ड इकोनॉमी विश्व अर्थव्यवस्था के माध्यम से होता है। और राज्यों की जो भूमिका होती है वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में, वो सामाजिक शक्तियों और वर्ल्ड ऑर्डर वैश्विक व्यवस्था के मध्यवर्ती की होती है, मध्यस्थ की होती है। हालांकि रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि राज्यों की जो भूमिका है सामाजिक शक्तियों और विश्व व्यवस्था के अंतर्गत वो मध्यवर्ती की है, मध्यस्थ की है, लेकिन राज्य इन दोनों के बीच में स्वायत्त भूमिका भी निभाता है, अपनी ऑटोनॉमस भूमिका है वो निभाता है। रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि अगर हमें वैश्विक व्यवस्था की प्रॉपर तरीके से समझ रखनी है तो हमें सामाजिक शक्तियों को भी समझना होगा और स्टेट सिस्टम को भी समझना होगा और वर्ल्ड ऑर्डर्स को भी समझना होगा, क्योंकि वैश्विक व्यवस्था का जो निर्धारण होता है वो इन तीनों शक्तियों के मध्य अंतरक्रियाओं के माध्यम से ही निर्धारण होता है। और स्टेट सिस्टम में वो वर्ल्ड ऑर्डर और सोशल फोर्सेज के बीच की भूमिका निभाता है, मध्यवर्ती की भूमिका निभाता है और राज्य स्वायत्त भूमिका निभाता है। और रॉबर्ट कॉक्स ने ये विश्लेषण
दो अवधारणाओं के माध्यम से किया है। रॉबर्ट कॉक्स जब राज्य के बारे में अपने सिद्धांत का निर्माण करता है तब वो दो अवधारणाओं से प्रभावित होता है। पहली जो अवधारणा है वो मार्क्सवादी ग्रामसियन सिद्धांत है। इसको हमने नव ग्रामसियनवाद के अंतर्गत समझने का प्रयास किया। और मार्क्सवादी ग्रामसियन जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि विश्व व्यवस्था की जो नींव है, विश्व व्यवस्था का जो निर्धारण है वो सामाजिक संबंधों के माध्यम से ही होता है। दूसरा तर्क है विको का तर्क। विको एक समाजशास्त्री है। विको का ये कहना है कि राज्य जैसे संस्थान है वो ऐतिहासिक उत्पाद है। इतिहास के माध्यम से ही राज्य जैसी संस्थाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि राज्य को हमें केवल और केवल राजनीतिक समुदाय के रूप में देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधुनिक राज्य के अंतर्गत रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि सरकारी मशीनरी के साथ साथ सिविल सोसाइटी है वो भी अपने आप में शामिल हो गई है। तो आधुनिक राज्य का जो अवधारणा है, आधुनिक राजनीतिक समुदाय का जो दायरा है वो रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार और ज्यादा विस्तृत हो गया है। आधुनिक राजनीतिक समुदाय के अंतर्गत नागरिक समाज की जो संरचनाएं हैं वो भी अपने आप में शामिल हो गई है। तो रॉबर्ट कॉक्स ये समझाने का यहाँ प्रयास करता है कि नागरिक समाज और सरकारी मशीनरी इन दोनों के मिलने से वर्तमान राज्य का निर्माण होता है और इन्हीं के माध्यम से वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत प्राधान्य सामाजिक व्यवस्था का निर्माण एवं प्रदर्शन किया जाता है। यानी प्राधान्यता की स्थापना सरकारी मशीनरी और नागरिक समाज ये दोनों ही मिलकर करते हैं और वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत जो हेजेमनी का निर्धारण होता है, जो हेजेमनी स्थापित की जाती है वो सिविल सोसाइटी के माध्यम से ही की जाती है। जब सिविल सोसाइटी असफल रह जाती है तब सरकारी मशीनरी का राज्य सहारा लेता है। यहाँ रॉबर्ट कॉक्स का जो महत्वपूर्ण बल है वो ये समझाने का है कि एक वैश्विक व्यवस्था से दूसरी वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन किस तरीके से होता है। रॉबर्ट कॉक्स ये समझाने का प्रयास करता है कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, उसने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को, वैश्विक व्यवस्था को किस तरीके से बदलने का प्रयास किया और संप्रभु राज्यों की जो भूमिका है उसको किस तरीके से वैश्वीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से संप्रभु राज्य की अवधारणा के अंतर्गत बदलाव आया है। रॉबर्ट कॉक्स वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं को राज्य का अंतरराष्ट्रीयकरण कहता है। रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि वैश्वीकरण से पहले जो राज्य की भूमिका थी वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस तक सीमित थी, लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ राज्य की जो भूमिका है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तक विस्तृत हो गई है। अब राज्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी अपनी भूमिका निभाता है और वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया को रॉबर्ट कॉक्स राज्य का अंतरराष्ट्रीयकरण कह करके पुकारता है। रॉबर्ट कॉक्स ये कह रहा है यहाँ पर कि वैश्वीकरण के माध्यम से राज्य को और ज्यादा मजबूती प्रदान की गई है और राज्य का राष्ट्रीयता के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी विस्तार हुआ है और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत भी राज्य ने अपनी हेजेमनी स्थापित करने का वैश्वीकरण के माध्यम से प्रयास किया है। एंड्रयू लिंकलेटर इसको राज्य प्रणालियों का समाजशास्त्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। सोशियोलॉजी ऑफ स्टेट सिस्टम, यानी राज्य व्यवस्थाएं हैं वो समाज से ही निर्धारित होती है। समाज के अंतर्गत वैश्विक समाज के मूल्यों के माध्यम से वैश्विक समाज है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर ही आधारित है और राज्य प्रणालियों का निर्धारण वैश्विक पूंजीवादी समाजशास्त्र के माध्यम से निर्धारण होता है और राज्य प्रणालियां अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी हेजेमनी स्थापित करने की, अपने प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है। एंड्रयू लिंकलेटर यह समझाने का प्रयास करता है कि राज्यों को हमें सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में ही समझने का प्रयास करना चाहिए। इसको एंड्रयू लिंकलेटर राज्य प्रणालियों का समाजशास्त्र कहता है। तो हमने इस सोशियोलॉजिकल डायमेंशन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि राज्य को हमें समाज के संदर्भ में, इतिहास के संदर्भ में समझने का ही प्रयास करना चाहिए। राज्य किस तरीके से जो सार्वभौमिकवाद पर आधारित सामाजिक बंधन है उसको तोड़ देता है
और विशिष्टवाद की ओर किस तरीके से बढ़ने का प्रयास करता है। इसको हमने सोशियोलॉजिकल डायमेंशन के माध्यम से समझने का प्रयास किया। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि समाजशास्त्रीय आयाम के माध्यम से आलोचनात्मक सिद्धांतकार ये समझाने का प्रयास करते हैं कि राज्य समुदाय को हमें सामाजिक शक्तियों के संदर्भ में समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि राज्य का निर्धारण, राज्य के कार्यों का निर्धारण, राज्य की व्यवस्थाओं का निर्धारण समाज के माध्यम से ही होता है और समाज के अंतर्गत जो वर्ग प्रभुत्वशाली वर्ग है उसी को ध्यान में रख करके ही राज्य कार्य करता है। हालांकि क्रिटिकल थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि राज्य की भूमिका स्वायत्त भूमिका है, लेकिन यह स्वायत्त भूमिका ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती और अंतोतगत्वा राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का ही समर्थन करता है। तीसरा डायमेंशन प्रेक्सियोलॉजिकल डायमेंशन, उद्देश्यपरक आयाम। इस आयाम के माध्यम से आलोचनात्मक सिद्धांतकार एक वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश करने का प्रयास करते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था की संभावना को अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत किस तरीके से तलाशा जा सकता है, उसकी व्यावहारिक संभावनाओं पर विचार करने का इस आयाम के माध्यम से क्रिटिकल थ्योरिस्ट है वो प्रयास करते हैं। क्रिटिकल थ्योरिस्ट का यह मानना है कि जो वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम है वो अपने आप में अन्यायपूर्ण, शोषणपूर्ण और प्रभुत्व पर आधारित है। तो इस तरीके का एक सिस्टम तलाशा जाए जिसके अंतर्गत मनुष्य को मुक्ति मिल सके, उसका किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं हो, वहां पर किसी प्रकार के प्रभुत्व और पराधीनता के संबंध नहीं हो, सभी मनुष्य एक समान हो, नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच में किसी तरह का भेद है वो नहीं हो। इस तरह का पोस्ट वेस्टफेलियन व्यवस्था, पोस्ट सॉवरेन व्यवस्था की तलाश करने का क्रिटिकल थ्योरिस्ट है वो प्रयास करते हैं। यानी संप्रभु राज्यों की व्यवस्था को वैश्विक प्रशासन की सर्वदेशीय संरचनाओं से कैसे बदला जा सकता है, इसकी संभावना को आलोचनात्मक सिद्धांतकार तलाशने का प्रयास करते हैं। आलोचनात्मक सिद्धांतकार इस प्रेक्सोलॉजिकल डायमेंशन के माध्यम से कॉस्मोपॉलिटनिज्म, सर्वदेशीयतावाद की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत डिस्कोर्स एथिक्स को, विमर्शीय नीति शास्त्र को कैसे लागू किया जा सकता है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या है? कॉस्मोपॉलिटनिज्म इस तरह की फिलोसॉफी है जिसके अंतर्गत एक विशिष्ट समुदाय की बजाय सार्वभौमिक मानव समुदाय के ऊपर बल दिया जाता है और ये माना जाता है कि संपूर्ण मनुष्य वो किसी विशिष्ट समुदाय का सदस्य न होकर वो सार्वभौमिक समुदाय, सार्वभौमिक राजनीतिक समुदाय का सदस्य है। इस तरह की अवधारणा के अंतर्गत नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच में किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाता। तो क्रिटिकल थ्योरिस्ट भी इस तरह की कॉस्मोपॉलिटनिज्म की अवधारणा के ऊपर बल देते हैं और कॉस्मोपॉलिटनिज्म और डिस्कोर्स एथिक्स, विमर्शीय नीति शास्त्र, जो कि हेबरमास का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, इन दो दृष्टिकोण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत, वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत एक वैकल्पिक व्यवस्था की संभावना को तलाशने का प्रयास करते हैं। एंड्रयू लिंकलेटर ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की अवधारणा देता है, त्रिस्तरीय संक्रमण की अवधारणा देता है, जिसके माध्यम से वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत बदलाव लाया जा सकता है। ये ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तीन कारक कौन से हैं जिसके माध्यम से एंड्रयू लिंकलेटर वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन की बात करता है। पहला जो कारक है वो यह है कि यह एक ऐसी प्रगतिशील मान्यता होनी चाहिए जिसके अंतर्गत नैतिक, राजनीतिक और कानूनी सिद्धांत है वो सार्वभौमिक होने चाहिए। लिंकलेटर इस तत्व के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है कि नैतिक, राजनीतिक और कानूनी सिद्धांत किसी विशिष्ट राजनीतिक समुदाय, संप्रभु राज्य तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि एक सार्वभौमिक समुदाय, यूनिवर्सल कम्युनिटी तक विस्तारित होने चाहिए, जहां तक कि संपूर्ण मानवता की पहुंच हो। दूसरा तत्व यह है कि वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत जो भौतिक असमानताएं हैं, जो संपत्ति को लेकर के असमानताएं हैं, उन असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तीसरा तत्व यह है कि सांस्कृतिक, नरजातीय और लैंगिक जो विभिन्नताएं हैं वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत, इन विभिन्नताओं के प्रति सम्मान की भावनाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कल्चरल डाइवर्सिटी
को लेकर के लोगों के बीच में रोष हो, आक्रोश हो, नरजातीयता को लेकर के आक्रोश हो, लैंगिक भेदभाव को लेकर के आक्रोश हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि संपूर्ण मानवता के अंतर्गत, संपूर्ण मनुष्यों के अंतर्गत जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो एथनिकल डाइवर्सिटी है, जो लैंगिक डाइवर्सिटी है, जेंडर डाइवर्सिटी है, इनके प्रति सभी मनुष्यों के अंतर्गत सम्मान की भावना होनी चाहिए, विभेद की भावना नहीं होनी चाहिए। यानी इस तरह की विभिन्नताएं हैं, उसके प्रति मनुष्यों को सम्मान रखना चाहिए, समानता की भावना रखनी चाहिए। तो एंड्रयू लिंकलेटर के अनुसार इस ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत बदलाव लाया जा सकता है। शोषण, अन्याय और प्रभुत्व की व्यवस्था की जगह एक मुक्तिकारी वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ा जा सकता है। तो वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत वैकल्पिक समुदाय की तलाश में एंड्रयू लिंकलेटर की ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की जो अवधारणा है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो इन 3 कारकों के माध्यम से एंड्रयू लिंकलेटर ने ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने का प्रयास किया। एंड्रयू लिंकलेटर संवादवादी कॉस्मोपोलिटनिज्म यानी संवादवादी सर्वदेशीयतावाद और थिन कॉस्मोपोलिटनिज्म, पतला कॉस्मोपोलिटनिज्म वाद या पतला सर्वदेशीयतावाद का समर्थन करता है। अभी हमने बात की कि कॉस्मोपोलिटनिज्म क्या है, सर्वदेशीयतावाद क्या है। सर्वदेशीयतावाद ऐसा दर्शन है जिसके अंतर्गत संपूर्ण मानव समुदाय के ऊपर बल दिया जाता है और मनुष्यों को संपूर्ण मानव समुदाय का ही सदस्य माना जाता है। तो एंड्रयू लिंकलेटर इस तरह के सर्वदेशीयतावाद की बात करता है, तब वो कहता है कि डायलॉग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इस तरह की वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ा जा सकता है। और ये जो कॉस्मोपोलिटनिज्म होगा, जिसको लिंकलेटर डायलॉजिकल कॉस्मोपोलिटनिज्म कहता है, संवादवादी कॉस्मोपोलिटनिज्म या थिन कॉस्मोपोलिटनिज्म कहता है, यह एक वेस्टफेलियन व्यवस्था के बाद का फ्रेमवर्क होगा, जिसके अंतर्गत राज्य अपनी संप्रभु शक्तियों का त्याग कर देंगे और इस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत न केवल नागरिकों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा, बल्कि नागरिकों के साथ साथ बाहरी लोगों के कर्तव्यों के प्रति भी प्रभाव को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी गैर नागरिकों के प्रति कर्तव्यों की भावना को भी विस्तृत किया जा सकेगा। और जो राजनीतिक समुदाय की सीमाएं हैं, जो वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम के अंतर्गत विशिष्ट राज्य तक ही सीमित है, ये राजनीतिक समुदाय की सीमाओं को विस्तृत करके एक सार्वभौमिक राजनीतिक समुदाय की स्थापना की जाएगी। और ये सार्वभौमिक राजनीतिक समुदाय डायलॉग पर आधारित होगा, संवाद पर आधारित होगा, सहमति यानी कंसेंट पर आधारित होगा। यानी इस तरह की वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत डायलॉग के माध्यम से निर्णय लिए जाएंगे, सहमति के माध्यम से निर्णय लिए जाएंगे। जो भी निर्णय लिए जाएंगे डायलॉग के माध्यम से, उसके अंतर्गत सभी प्रभावित पक्षों को शामिल किया जाएगा और यह निर्णय तभी लागू किया जाएगा जब सभी पक्ष उस निर्णय को स्वीकार कर लेंगे, उन मानदंडों को स्वीकार कर लेंगे। प्रभावित पक्षों के बीच में डायलॉग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से सहमति का निर्माण करने का प्रयास किया जाएगा। तो एंड्रयू लिंकलेटर संवादवादी सर्वदेशीयतावाद या थिन सर्वदेशीयतावाद की बात करता है, जो कि पोस्ट वेस्टफेलियन का एक फ्रेमवर्क होगा, वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम के बाद का फ्रेमवर्क होगा, जिसके अंतर्गत मुक्ति की संभावना को तलाशने का एंड्रयू लिंकलेटर प्रयास करता है। अब हम लास्ट में ये देखने का प्रयास करेंगे कि आलोचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत संवाद की भूमिका को किस तरीके से बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, डायलॉग की भूमिका को किस तरीके से बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। हेबरमास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है डिस्कोर्स एथिक्स की अवधारणा, विमर्शीय नीति शास्त्र की अवधारणा। हेबरमास की इसी अवधारणा को एंड्रयू लिंकलेटर है क्रिटिकल थ्योरी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अपने समाज दृष्टिकोण मॉडल के माध्यम से लागू करने का प्रयास करता है। डिस्कोर्स एथिक्स के माध्यम से हेबरमास ने यह समझाने का प्रयास किया कि इस तरह की परिस्थितियां होनी चाहिए जिसके अंतर्गत मनुष्य मिलजुल करके एक ऐसे वातावरण के अंतर्गत बिना किसी पूर्वाग्रह से तर्क संगत प्रक्रिया के माध्यम से आपस में डायलॉग कर सके और डायलॉग के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कर सके और राजनीतिक भागीदारी की भूमिका को
निभा सके। यह डिस्कोर्स की अवधारणा हेबरमास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और हेबरमास की इसी डिस्कोर्स की अवधारणा को एंड्रयू लिंकलेटर अपने समाज दृष्टिकोण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत लागू करने का प्रयास करता है। विमर्श नैतिकता की हेबरमास 3 विशेषताएं बताता है डिस्कोर्स एथिक्स की, कि डिस्कोर्स एथिक्स जब मनुष्यों के बीच में संवाद किया जाए तो ये संवाद पहली बात तो समावेशी होना चाहिए, यानी विचार विमर्श के अंतर्गत जो भी डायलॉग के अंतर्गत भागीदारी करे उसके अंतर्गत सभी प्रभावित पक्षों को शामिल करना चाहिए और ये डायलॉग ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, गैर बहिष्कृत संवाद होना चाहिए, यानी इसके अंतर्गत नागरिकों और गैर नागरिकों के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जो भी प्रभावित पक्ष है उसको डिस्कोर्स के अंतर्गत डायलॉग के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। दूसरा डिस्कोर्स एथिक्स की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है लोकतांत्रिक। डिस्कोर्स एथिक्स विमर्शीय नीति शास्त्र यानी डायलॉग लोकतांत्रिक होना चाहिए। यहाँ पर हेबरमास एक पब्लिक स्फेयर की बात करता है, सार्वजनिक क्षेत्र की बात करता है, जिसकी तुलना हम सिविल सोसाइटी से कर सकते हैं। हेबरमास कहता है कि ऐसा पब्लिक स्फेयर होना चाहिए, सार्वजनिक क्षेत्र होना चाहिए जिसके अंतर्गत समाज की आदर्श स्थितियां हो, आइडियल स्पीच सिचुएशन हो, जिसके अंतर्गत जो डायलॉग हो उस डायलॉग की जो परिस्थितियां हो वो आदर्श परिस्थितियां हो, जिसके अंतर्गत किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर पब्लिक स्फेयर के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोकतांत्रिक समाज को बढ़ावा दे सकते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं और डायलॉग के माध्यम से विवादों का समाधान कर सकते हैं। तीसरा जो डिस्कोर्स एथिक्स की विशेषता है वो है नैतिक व्यवहारिक तर्क। यानी डिस्कोर्स एथिक्स ये कहता है कि जब डायलॉग किया जाए तो डायलॉग के अंतर्गत पहले से कोई आइडियल सिस्टम भी निर्धारित नहीं होना चाहिए, पहले से कोई आदर्श व्यवस्था निर्धारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि डायलॉग के माध्यम से प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के माध्यम से डायलॉग करके, यानी प्रक्रियाओं की निष्पक्षता होनी चाहिए। डायलॉग जब हो तो उसकी जब प्रक्रिया का निर्धारण हो तो वो एक निष्पक्ष तरीके से निर्धारण होना चाहिए और इस तरीके से जब हम डायलॉग करेंगे तो एक ऐसी व्यवस्था उभर करके सामने आएगी जो मुक्ति पर आधारित होगी। तो विमर्श नैतिकता डिस्कोर्स एथिक्स के माध्यम से हेबरमास ने अपनी इस अवधारणा को, डिस्कोर्स एथिक्स की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया और इसकी ये 3 विशेषताएं समावेशी, लोकतांत्रिक, नैतिक, व्यवहारिक तर्क का एक रूप है डिस्कोर्स एथिक्स। इस तरीके से जब डायलॉग किया जाएगा तो वो सहमति की ओर उन्मुख होगा और इस डायलॉग के माध्यम से लोगों के बीच में आपस में सहमति का निर्माण किया जाएगा। तो हेबरमास जो मुक्ति की संभावना तलाशता है वो संप्रेषण की व्यवस्था के अंतर्गत, कम्युनिकेशन की व्यवस्था के अंतर्गत तलाशता है और हेबरमास कहता है कि यह रेडिकल डेमोक्रेसी, क्रांतिकारी लोकतंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है। जब रेडिकल डेमोक्रेसी स्थापित होगी, क्रांतिकारी लोकतंत्र स्थापित होगा तो जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों की भागीदारी विकसित होगी, लोग आपस में डायलॉग करेंगे, प्रभावित पक्ष आपस में डायलॉग करेंगे। तो इस तरीके से जो निर्णय उभर करके सामने आएगा, जो व्यवस्था उभर करके सामने आएगी वो मुक्ति पर आधारित व्यवस्था होगी। इसी दृष्टिकोण को एंड्रयू लिंकलेटर ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत लागू करने का प्रयास किया। एंड्रयू लिंकलेटर का यह समाज दृष्टिकोण ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी जब समस्याओं का समाधान करना हो तब डायलॉग के माध्यम से ही समाधान करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत एक पक्षीय कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, बल्कि डायलॉग के माध्यम से, संवाद के माध्यम से कार्यवाही को अंजाम देना चाहिए, निर्णय प्रक्रिया को अंजाम देना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत भी जितने सारे विवाद है उन विवादों का समाधान संवाद के माध्यम से करना चाहिए, डायलॉग के माध्यम से करना चाहिए। तो एंड्रयू लिंकलेटर ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो एक पक्षीय कार्यवाहियां हैं वो मुक्ति की संभावनाओं की ओर नहीं ले जाती, बल्कि शोषण, अन्याय और प्रभुत्व की संभावनाओं की ओर ले जाती है। और लिंकलेटर ये कहता है कि एक पक्षीय कार्यवाहियों का खंडन करना चाहिए। जिस तरीके से 2001 के अंतर्गत अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर की घोषणा की, आतंक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो इसके अंतर्गत लिंकलेटर ये कहता है कि
अमेरिका ने एक पक्षीय कार्यवाही को अंजाम दिया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को ध्यान में नहीं रखा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में नहीं रखा और 2003 के अंतर्गत जो इराक के खिलाफ कार्यवाही की अमेरिका ने, वो कार्यवाही भी एक पक्षीय कार्यवाही थी। तो एंड्रयू लिंकलेटर ये कहता है कि इस तरह की एक पक्षीय कार्यवाहियों की हमेशा निंदा करनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत डायलॉग के माध्यम से, डिस्कोर्स के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो ये डायलॉग एक इंपॉर्टेंट आयाम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत क्रिटिकल थ्योरी डायलॉग के ऊपर बल देती है। तो हेबरमास की जो डिस्कोर्स एथिक्स की अवधारणा है, उस डिस्कोर्स एथिक्स की अवधारणा को एंड्रयू लिंकलेटर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत लागू करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत डिस्कोर्स एथिक्स की भूमिका पर बल दिया और मुक्तिकारी संभावना की ओर तभी बढ़ा जा सकता है जब हम डायलॉग के ऊपर बल देंगे। यहाँ लिंकलेटर ये कहता है कि जो यूरोपियन यूनियन का दृष्टिकोण उभर करके सामने आया वो पोस्ट वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पोस्ट वेस्टफेलियन जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इस तरह की संस्थाओं के माध्यम से हम मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं, डायलॉग की ओर बढ़ सकते हैं, पोस्ट वेस्टफेलियन जो स्टेट सिस्टम है उसकी ओर अग्रसर हो सकते हैं, जो कि पूर्णतः मुक्ति पर आधारित होगा, अन्याय और शोषण रहित होगा। अंत में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्रिटिकल जो थ्योरी है वो सिक्योरिटी पर किस तरीके से बात करती है। क्रिटिकल सिक्योरिटी स्टडी है, ये राज्य केंद्रित सुरक्षा की जो अवधारणा है उसका खंडन करती है। जिस तरीके से यथार्थवादियों ने राज्य केंद्रित सुरक्षा की बात की कि राज्य की सुरक्षा अपने आप में महत्वपूर्ण अवधारणा है, वहीं आलोचनात्मक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतकार ये कहते हैं कि राज्य की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, राज्य सुरक्षा को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि राज्य सुरक्षा के अंतर्गत समस्याएं पैदा करने का काम करता है। तो आलोचनात्मक सिद्धांतकार ये कहता है कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा की बजाय मानव सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सुरक्षा की जब हम बात करें तब हमें राज्य को केंद्र में नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें मनुष्य को केंद्र में रख के कार्य करना चाहिए सुरक्षा के संदर्भ में, और मुक्ति के माध्यम से ही अंतिम रूप से सुरक्षा स्थापित की जा सकती है। क्रिटिकल सिक्योरिटी स्टडीज के विद्वान कौन कौन से हैं? कीथ, माइक विलियम, केन बूथ और रिचर्ड विन जॉन्स। जिसके अंतर्गत केन बूथ का नाम है वो महत्वपूर्ण नाम है, इसको आप ध्यान में रखिएगा महत्वपूर्ण रूप से। तो हमने इस व्याख्यान के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि आलोचनात्मक सिद्धांतकार है वो किस तरीके से एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था की तलाश करने का प्रयास करते हैं, जो कि शोषण रहित हो, अन्यायपूर्ण नहीं हो, न्याय पर आधारित हो, प्रभुत्व से रहित हो, उसमें किसी तरह की पराधीनता नहीं हो और मुक्ति पर आधारित हो। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आलोचनात्मक जो सिद्धांतकार हैं वो वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम की आलोचना करते हैं और पोस्ट वेस्टफेलियन जो सिस्टम है उसका समर्थन करते हैं, जो कि मुक्ति पर आधारित वैश्विक व्यवस्था होगी। उम्मीद करता हूं कि इन दो व्याख्यानों के माध्यम से आपको क्रिटिकल थ्योरी के बारे में जितनी भी अवधारणाएं, जितनी भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए होंगे। धन्यवाद।